वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। तो जो कल की अपनी जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको कुछ दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ यौगिकों के बारे में बताया था, जैसे CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसके अलावा मैंने CNG और LPG के बारे में भी आपको बताया था, इनका निर्माण कैसे होता है और इनके क्या क्या यूजेज होते हैं, यानी क्या क्या इनके उपयोग होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमर यानी कि बहुलक के बारे में। तो आखिर बहुलक होता क्या है। आप सोच लीजिए कि एक छोटा अणु होता है, यानी कि एक सरलतम कुछ छोटे छोटे अणु होते हैं जिनको कहा जाता है एकलक, यानी कि उनको कहा जाता है मोनोमर, उनको कहा जाता है। ठीक है, जब मोनोमर आपस में जुड़ जाते हैं, क्या होता है, जब मोनोमर आपस में जुड़ जाते हैं तो निर्माण होता है पॉलीमर का। यानी कि जब एकलक होते हैं आपस में संयोग करते हैं तो निर्माण होता है बहुलक का। ठीक है, तो उसको डेफिनेशन कैसे देंगे। जब कुछ जो सरलतम अणु होते हैं, जो छोटे छोटे अणु होते हैं, जब वो आपस में संयोग करते हैं तो संयोग करने से वे उच्च अणु भार वाले एक लंबी श्रृंखला युक्त बड़े अणु का निर्माण करते हैं और वही अणु कहलाता है बहुलक, यानी कि पॉलीमर कहलाता है। ठीक है, तो बहुलक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्राकृतिक और एक होते हैं कृत्रिम, यानी कि संश्लेषित बहुलक। तो प्राकृतिक ऐसे बहुलक होते हैं जो हमें डायरेक्टली प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं वो हमें नेचर से ही प्राप्त होंगे, और जो सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं उनको हम सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि उनका हम निर्माण हम खुद के द्वारा करते हैं, कि हम मानव के द्वारा उनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं, यानी कि बहुलक की स्टडी हम करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम केमिस्ट्री के 1 से 30 तक के तत्वों को लिखेंगे। आप मेरे साथ रिवाइज करोगे और अपनी नोटबुक में नोट करोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आवर्त सारणी के 1 से 30 तक के तत्व, जैसा कि हम रोजाना करते हैं। मेरे साथ एक बार रिवाइज करना है आपको। एक परमाणु क्रमांक होता है हाइड्रोजन का, 2 होता है हीलियम का, 3 परमाणु क्रमांक लिथियम का, 4 होता है बेरिलियम का, 5 परमाणु क्रमांक बोरॉन का, 6 होता है कार्बन का, 7 होता है नाइट्रोजन का, और 8 होता है ऑक्सीजन का, 9 होता है फ्लोरीन का, 10 परमाणु क्रमांक होता है नियोन का, 11 परमाणु क्रमांक सोडियम का होता है, 12 होता है मैग्नीशियम का, 13 परमाणु क्रमांक एल्यूमिनियम का होता है, 14 होता है सिलिकॉन का, 15 होता है फास्फोरस का, 16 होता है सल्फर का, और 17 परमाणु क्रमांक होता है क्लोरीन का। आगे बढ़ते हैं। 18 परमाणु क्रमांक होता है आर्गन का, 19 होता है पोटेशियम का, 20 होता है कैल्शियम का, 21 होता है स्कैंडियम का, और 22 होता है टाइटेनियम का, 23 होता है वेनेडियम का, 24 होता है क्रोमियम का, 25 होता है मैंगनीज का, 26 होता है आयरन का, 27 होता है कोबाल्ट का, 28 होता है निकेल का, और 29 परमाणु क्रमांक कॉपर, और 30 परमाणु क्रमांक होता है जिंक का। ठीक है, एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इसके बाद आता है आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से याद रखना है। मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, मैंने आपसे कई बार बोला है कि आपको ट्रिक से तो याद होने चाहिए, और इसके अलावा ये आपको डायरेक्टली भी याद होना चाहिए। तो ट्रिक मैंने आपको बताई थी याद रखने की, है ही लाइव एप्केनॉफ, नियोन को अलग करके नामागल सिप्सकल, उसके बाद आर्गन को अलग करके इसके बाद हम करते हैं ककस्टे, फिर किरमन, फिर कोनी और कजन। इस प्रकार से ये आपको याद रखना है। ठीक है, डायरेक्टली भी आपको याद होने चाहिए कि स्कैंडियम का होता है 21 परमाणु क्रमांक, तो हम बात करते हैं कि 16 परमाणु क्रमांक होता है सल्फर का। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्टली भी याद होने चाहिए, यानी कि रिवर्सिबल ये आपको याद होने चाहिए कि जैसे आपको परमाणु क्रमांक पता है तो आपको एलिमेंट का नाम लिखना है, यानी तत्व का नाम लिखना है, और यदि आपको तत्व पता है तो उसके परमाणु क्रमांक के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बहुलक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पॉलीमर। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जब छोटे
सरलतम अणु, सरलतम अणु आपस में मिलकर, आपस में मिलकर एक उच्च अणु भार वाले, एक उच्च अणु भार वाले लंबी श्रृंखलायुक्त, लंबी श्रृंखलायुक्त बड़े अणु का निर्माण करते हैं, बड़े अणु का निर्माण करते हैं। तो यह बड़ा अणु होता है, यही कहलाता है बहुलक, यानी कि पॉलीमर कहलाता है। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे सरलतम अणु होते हैं इनको कहा जाता है एकलक, यानी कि मोनोमर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मोनोमर से ही निर्माण होता है पॉलीमर का, यानी कि एकलक से निर्माण होता है बहुलक का। ठीक है, अब देखते हैं बहुलक के प्रकार। तो बहुलक होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है प्राकृतिक, यानी कि नेचुरल, प्राकृतिक बहुलक, इंग्लिश में इसको कहा जाएगा नेचुरल पॉलीमर। और जो दूसरा बहुलक का प्रकार है वो है संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक, यानी कि इसको हम लिखेंगे सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, क्या लिखेंगे? सिंथेटिक पॉलीमर। तो इनके बारे में आपको बता देता हूं कि जो प्राकृतिक बहुलक होता है इसका मतलब होता है कि ये हमें कहां से प्राप्त होते हैं? सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। किससे? प्रकृति, यानी कि नेचर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और हम बात करें कि इन संश्लेषित बहुलक की, तो ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं, यानी कि हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, निर्मित बहुलक। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक बहुलक के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे प्राकृतिक रबड़ है, प्राकृतिक रबर है। इसके अलावा जैसे सेलुलोज है, सेलुलोज है, स्टार्च है, रेजिन है। तो ये सारे एग्जाम्पल आते हैं, प्राकृतिक बहुलक के आते हैं। ठीक है, और संश्लेषित बहुलक की यदि बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल देखे जाएं तो जितने भी कृत्रिम रेशे हैं, कैसे? कृत्रिम रेशे हैं, यानी कि जो मानव द्वारा जो रेशे बनाए गए हैं, रेयोन है, इसके अंदर आता है कृत्रिम रेशे के अंदर टेरिलीन है। ठीक है, नायलॉन 66, नायलॉन 66 है, और जितने भी प्लास्टिक हैं वो सभी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक। ठीक है, तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक बहुलक, यानी कि ऐसे बहुलक जो हमें किससे प्राप्त होते हैं? डायरेक्टली हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वो प्राकृतिक कहलाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है प्राकृतिक रबड़। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में दे रखा है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्राकृतिक रबर। ठीक है, एक बार रब कर देता हूँ और फिर अच्छे से आपको प्राकृतिक रबर समझा दूंगा कि इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है और इसका केमिकल फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन इसकी क्या है, कैसे ये बनता है, तो सब कुछ आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, ये रफ कर देता हूँ एक बार। तो चलिए अपन पढ़ते हैं कि प्राकृतिक बहुलक में जो सबसे पहले एग्जाम्पल है वो है प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबर। तो आखिर प्राकृतिक रबर क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, ये कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो जो प्राकृतिक रबर होता है ये क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक का प्रकार है, बहुलक का उदाहरण कह सकते हैं, बहुलक का उदाहरण है। ठीक है, जो प्राकृतिक जो रबर है ये हमें जो प्राप्त होता है यह एक वृक्ष से द्रव के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होता है। ठीक है, द्रव के रूप में प्राप्त होता है और ये द्रव होता है, ये कहा जाता है रबर क्षीर, यानी कि रबर का दूध। ठीक है, इसके जो पेड़ होता है उसमें क्या चीरा लगाया जाता है जिससे ये रबर क्षीर निकलता है, कि रबर का दूध निकलता है, जिसका दूसरा नाम होता है लैटेक्स।
लैटेक्स प्राप्त होता है। तो ये जो लैटेक्स होता है ये क्या होता है, ये रबड़ क्षीर कहलाता है और यही एक ऐसा द्रव होता है जिससे हमें क्या प्राप्त होती है, प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होने वाली है। तो इस लैटेक्स में क्या किया जाता है, इस लैटेक्स में हम मिला देते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है। ठीक है, जब लैटेक्स में एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है तो प्राकृतिक रबड़ का निर्माण होता है, प्राकृतिक रबड़ का निर्माण होता है। ठीक है, और बात करें इस प्राकृतिक रबड़ के बारे में, तो जो प्राकृतिक रबड़ है यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है आपसे पूछा जा सकता है। तो प्राकृतिक रबड़ है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। यानी कि जो आइसोप्रीन है ये किसका कार्य करेगा, एकलक का कार्य करेगा। ये क्या होगा, एकलक, यानी कि ये हो गया मोनोमर, यानी कि जो प्राकृतिक रबड़ का निर्माण होगा इसी एकलक से होगा। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। फिर इसका निर्माण आइसोप्रीन से हो रहा है, तो मैंने आपको आइसो लिखना बताया था कि आइसो कैसे लिखा जाता है। हम क्या करते हैं, एक कार्बन के साथ 2 कार्बन जोड़ देते हैं। हमने ये 2 कार्बन जोड़ दिए। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि इस कार्बन के साथ रखना है हमको डबल बॉन्ड करके CH2, इस कार्बन के साथ हमको लिखना है डबल बॉन्ड करके CH2। ठीक है, तो ये क्या संतुलित है, इस कार्बन के साथ एक बंध तो आ जाएगा 3H, इस कार्बन के साथ 1 2 3 4 तो संयोजकता की पूर्ति हो जाती है। इस कार्बन के साथ 2 और 1 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 1H, इस कार्बन के साथ 2 और 2 4 बंध जाते हैं, इस कार्बन के साथ भी 4 बंध बन जाते हैं। तो इस प्रकार से निर्माण होता है किसका, आइसोप्रीन का। किसका निर्माण होता है, इस प्रकार से आइसोप्रीन का निर्माण होता है। तो ये जो आपको जो फॉर्मूला दिख रहा है ये फॉर्मूला है आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का फॉर्मूला है। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इतना याद रखना है कि आइसो कैसे लिखा जाता है। एक कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े होने चाहिए और इस दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा होगा डबल बॉन्ड करके CH2, इस कार्बन के साथ जुड़ा होगा डबल बॉन्ड करके CH2। बाकी की आप पूर्ति कर लीजिए, हाइड्रोजन की संयुक्तता की पूर्ति कर लीजिए कार्बन की, तो ये आराम से आपको याद हो जाएगी। तो आइसोप्रीन का फॉर्मूला हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, C के साथ सिंगल बॉन्ड करके CH3 लगा हुआ है और डबल बॉन्ड करके CH2 लगा हुआ है। यानी कि C के साथ इधर CH इधर डबल बॉन्ड करके CH2 है, इधर डबल बॉन्ड करके CH2 है, नीचे CH3 लगा हुआ है। आपको याद रखने की मैंने जुगाड़ बताया था, आपको ये आइसो याद रखना है। और आइसो के साथ डबल बॉन्ड करके CH2 और आइसो के साथ डबल बॉन्ड करके CH2 लगा हुआ है तो ये हो जाता है आइसोप्रीन। लेकिन आइसोप्रीन क्या एकलक होता है। तो आइसोप्रीन की जब बहुत सारी संरचनाएं आपस में मिल जाती हैं तो कितनी संरचनाएं मिल जाती हैं, तो आइसोप्रीन की n संरचनाएं, कितनी, जब आइसोप्रीन की n संरचनाएं मिल जाती हैं तो यानी कि जब बहुत सारे मोनोमर जोड़कर किसका निर्माण करेंगे, पॉलीमर का निर्माण करेंगे। तो पॉलीमर जब बनेगा तो पॉलीमर क्या होगा, प्राकृतिक रबड़ होगा। तो प्राकृतिक रबड़ का आगे निर्माण किस प्रकार से होता है आप लोग देख लीजिए, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम आपको रखना है। हमेशा आपको जब भी बहुलक पढ़ना होता है ये लास्ट वाले को आप सिंगल बॉन्ड में तब्दील कर देना, यानी कि ये बनता है CH2 डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर से डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर आएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ से भी डबल बॉन्ड है, ये भी हट जाएगा तो यहाँ पर आएगा सिंगल बॉन्ड और इस जगह पर बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये क्या बन जाता है, सिंगल बॉन्ड, इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर आ जाता है CH2। तो देख लीजिए इस प्रकार से इस सभी कार्बन की संयोजकता की पूर्ति हो जाती है। और नीचे लिख देते हैं N, ये हो गया प्राकृतिक रबर। तो इस प्रकार से प्राकृतिक रबर का फॉर्मूला बनता है। कुछ भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी समझ लीजिए। आइसोप्रीन में आइसो आपको पता होना चाहिए, आइसो के साथ डबल बॉन्ड करके CH2 और डबल बॉन्ड करके CH2 आता है। जब इसका पॉलीमर बनता है, इनके प्राकृतिक रबड़ बनता है तो आपको कुछ नहीं करना, इस CH2 के साथ सिंगल बॉन्ड, इस CH2 के साथ सिंगल बॉन्ड, ये भी बंद, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएंगे, डबल बॉन्ड लग जाएगा बीच में और ऐसे की ऐसे ये संरचना युक्ति आ जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाता है प्राकृतिक रबर। तो मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक रबर होता है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आप
आपको ये याद रखना है कि बहुत सारे आइसोप्रीन जोड़ते हैं कि एन आइसोप्रीन मिलकर निर्माण करते हैं प्राकृतिक रबड़ का, तो आपको नीचे की साइड में लास्ट में एन करके लिखना होता है और आगे से एन यहाँ से हटा दिया जाता है। इस प्रकार से पॉलीमर यानी कि बहुलक का निर्माण होता है। तो ये जो रबड़ हमें जो प्राप्त होता है, जिसमें एसिटिक अम्ल मिलाकर हमें जो रबड़ मिलता है, ये कैसा होता है, ये कम प्रत्यास्थ होता है, कम प्रत्यास्थ होता है और कम तनन सामर्थ्य वाला होता है, यानी कि इसकी इलास्टिसिटी भी कम होती है और इसकी डक्टिलिटी भी कम होती है। तो इसकी इलास्टिसिटी और डक्टिलिटी को बढ़ाना आवश्यक होता है, तभी एक रबर होता है उसकी एक स्ट्रेंथ बन सकती है, उसकी सामर्थ्य बन सकती है। क्योंकि इस रबर से कोई हम रिफाइंड प्रोडक्ट का निर्माण नहीं कर सकते, यानी कि परिष्कृत प्रोडक्ट का निर्माण नहीं कर सकते, यानी कि परिष्कृत उत्पादों का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि यह रबर किसी काम का होता नहीं है। इसी कारण इस प्राकृतिक रबर में मिला दिया जाता है सल्फर। तो इस रबर को जब सल्फर के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो जब सल्फर के साथ गर्म किया हुआ जो रबर होता है वो बन जाता है अधिक प्रत्यास्थ, ठीक है, और अधिक तनन सामर्थ्य वाला, यानी कि इसकी इलास्टिसिटी और डक्टिलिटी दोनों बढ़ जाती है और यह प्रक्रिया कहलाती है बल्कनीकरण। बल्कनीकरण और इंग्लिश में बोले तो बल्केनाइजेशन क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया बल्केनाइजेशन यानी कि बल्कनीकरण कहलाती है। आपको याद रखना है कि जब प्राकृतिक बहुलक को जब सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो प्रक्रिया कहलाती है बल्कनीकरण और इससे प्राप्त होने वाला जो रबड़ होगा वो कम घिसने वाला होगा और यानी कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो वो कम घिसेगा, ठोस होगा और वो ज़्यादा प्रत्यास्थ होगा। आपको ये याद रखना है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो उसका डिफॉर्मेशन कम होगा, यानी कि वो कम घिसेगा, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो जाती हैं, ये गुण हो जाते हैं एक प्राकृतिक रबड़ के जब इसमें सल्फर मिला दिया जाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक रबड़ को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आपको उसमें मेनली बात ये याद रखनी है कि यह एक ब्रश से प्राप्त होने वाला द्रव होता है जिसे रबड़ चीर या लेटेक्स कहा जाता है। जब इसमें हम एसिटिक अम्ल मिलाते हैं तो यह ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन ये अच्छा प्राकृतिक रबड़ नहीं होता है। इससे हम रिफाइंड प्रोडक्ट का निर्माण नहीं कर सकते, यानी अच्छे उत्पादों का निर्माण हम नहीं कर सकते। इसलिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, इसमें हम सल्फर मिलाकर इसको गर्म करते हैं और जो प्राकृतिक रबड़ की जो सामर्थ्य होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो काफ़ी बढ़ जाती है और एक कम घिसने वाला बन जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि ये आइसोप्रीन का बहुलक भी होता है। तो आइसोप्रीन का फॉर्मूला ये होता है, आइसो के साथ डबल बॉन्ड CH2 और जब पॉलीमर बनता है तो लास्ट में आ जाता है N। जो मोनोमर होता है उसमें स्टार्टिंग में आता है N। कुछ नहीं करना होता है, सब जगह सिंगल बॉन्ड होते हैं लेकिन बीच वाले कार्बन पर लगा दिया जाता है डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो हमने पढ़ लिया प्राकृतिक रबड़। केवल आपको प्राकृतिक बहुलक दे रखे उनमें केवल एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, प्राकृतिक रबड़। अब हम जो नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ते हैं वो है संश्लेषित बहुलक, यानी कि सिंथेटिक पॉलीमर कौन से होते हैं। तो सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको कराने वाला हूं कि नायलॉन 66 क्या होता है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, और टेरिलिन क्या होता है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इनके बारे में देखेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, यानी कि ये तो आते हैं कृत्रिम रेशे के अंदर, आर्टिफिशियल फाइबर के अंदर, सिंथेटिक फाइबर के अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में जिसमें पॉलीथीन वगैरह, विनाइल क्लोराइड के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। एक बार रफ कर देता हूँ और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। अब जो अपना नेक्स्ट जो बहुलक का प्रकार है वो है संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक यानी कि सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। तो आखिर ये संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो किसके द्वारा निर्मित हो, जो हमारे द्वारा निर्मित हो, यानी कि मानव द्वारा निर्मित बहुलक क्या कहलाते हैं, संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बता चुका हूं वैसे आपको मैं, कृत्रिम रेशे यानी सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक की बात करें हम, और इसके अलावा संश्लेषित रबर,
ठीक है। एक रबड़ तो हमने पढ़ ली है प्राकृतिक रबड़, जो आती है प्राकृतिक बहुलक का एक एग्जाम्पल होता है, और संश्लेषित रबड़ यानी जो हमने जो रबड़ का निर्माण किया था, जो मानव के द्वारा जो रबड़ बनाई गई वो है संश्लेषित बहुलक, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं संश्लेषित बहुलक में पहला है कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे यानी कि मानव द्वारा निर्मित रेशे। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, जिनके बारे में हमको पढ़ना है। पहला है नायलॉन 66 यानी कि नायलॉन 66, टेरिलीन और रेयॉन, ये आते हैं कृत्रिम रेशे के अंदर, की कृत्रिम यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं नायलॉन 66। नायलॉन 66 यानी कि नायलॉन 66, इसका निर्माण कैसा होता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि यह क्या है, एक कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम रेशा है तो बहुलक का प्रकार क्या है, यह संश्लेषित बहुलक के अंदर आता है, ठीक है। संश्लेषित बहुलक के अंदर आता है। इसका निर्माण कैसे होगा कि किसी ना किसी एक लक्ष्य से इसका निर्माण होगा, क्योंकि क्या एक बहुलक है। तो नायलॉन 66 होता है, यह है एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल जिसमें कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, एवं हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन जिसमें भी कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन के संघनन से प्राप्त होता है, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि इनके फॉर्मूले हम कैसे याद करेंगे, यानी एडिपिक अम्ल क्या होता है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन क्या होता है, आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, बिल्कुल रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको इनको भी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि जो नायलॉन 66 होता है वो एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के संघनन यानी कि कंडेंस करने से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। हम बात करते हैं कि एडिपिक अम्ल तो आपको इनके फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ। याद तो आपको रखने हैं, लेकिन कैसे याद रखने हैं, किस तरह से उनको आसान रूप में हम याद रख सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एडिपिक अम्ल का फॉर्मूला आपको याद रखना है COOH, CH2 का होल 4 और COOH। ये तो आप याद ही रख सकते हो ना, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा कि COOH, CH2 का होल 4, COOH ये होता है एडिपिक अम्ल। अब हम बात करते हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ठीक है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, हेक्सा का मतलब क्या होता है कि कार्बन परमाणु कितने होंगे, 6 कार्बन होंगे, ठीक है। मैथिलीन का मतलब क्या होगा कि CH2 आएगा कहीं ना कहीं, और डाइएमीन का मतलब क्या होता है कि 2 NH2 आएंगे कहीं ना कहीं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो है NH2 CH2 का होल 6 NH2। इसको तो आप याद ही रख सकते हो ना, NH2 CH2 का होल 6 NH2 ये होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ठीक है। इसी प्रकार से एडिपिक अम्ल है कि आपको याद रखना है COOH, CH2 का होल 4 COOH, आपको ये इसी प्रकार से याद रखना है। अब इनका रिएक्शन कैसी होती है, ठीक है, इनसे हम निर्माण कैसे करते हैं नायलॉन 66 का, उसकी रिएक्शन मैं आपको बता देता हूं। तो बिल्कुल परेशान होना नहीं है, इनको क्या करना है, हमको खोल लेना है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर बना लेना है। तो वो मैं आपको बता देता हूं। आपको मैंने बताया था कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। बस यही फॉर्मेशन आपको यहाँ पर काम में लेना है। तो क्या होगा कि एडिपिक अम्ल, तो एडिपिक अम्ल क्या हो गया, CH2 का होल 4 और इसके साथ क्या लगा हुआ है COOH, यानी कि C डबल बॉन्ड O और OH लगा हुआ है, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं COOH, यानी कि C डबल बॉन्ड O और OH लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। तो ये तो हो गया एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के संघनन से क्या प्राप्त होता है, ये दोनों प्राप्त होते हैं, यानी इन दोनों से प्राप्त होता है नायलॉन 66। तो इसका फॉर्मेशन कैसे लिखना है, हमको NH2 लिख दिया यहाँ पर और CH2 का होल 6 लिख दिया और NH2 यहाँ पर हमको लिख देते हैं।
लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एडिपिक अम्ल का OH- और ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का H+ जब दोनों आपस में मिलते हैं तो जल का अणु का निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है। तो आपको इसको हम कैसे लिखना है, तो इसको हमको लिखना है NH2 तो है ही है, तो NH तो यहाँ पर आ जाएगा और एक H को हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी ऐसे हम कर देंगे, यहाँ पर NH तो आ जाएगा और एक H यहाँ पर लगा देंगे, तो ये टोटल मिलके तो NH2 ही बनता है। इसी प्रकार से आप ये देख लीजिए, यहाँ पर OH को हमने अलग कर दिया और इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ये OH को अलग कर देते हैं। अब देखिए कैसे बनता है इससे नायलॉन 66 का फॉर्मेशन। तो नायलॉन 66 बनता है, यहाँ से OH और H करके क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो ये क्या है, ये एकलक है, ये क्या एकलक है। तो जब ये बहुत सारे एकलक आपस में जोड़ेंगे तो यानी कि हर एक एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से NH2 बनेगा। तो जब ये कितने होंगे, ये कितने होंगे, ये होंगे N, ये कितने होंगे N, यानी कि बहुत सारे होंगे। कितने होंगे, बहुत सारे होंगे। तो H2O का निर्माण कितना होगा, NH2 का ही निर्माण होगा। कितने H2O बनेंगे, बहुत सारे ही H2O बनेंगे, बहुत सारे ही जल के अणु बनेंगे। तो इससे क्या बनेगा, देखिए यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, यानी कि इससे आपको क्या निकालना है, यानी कि एडिपिक अम्ल से आपको OH को माइनस कर देना है और ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से आपको H को माइनस कर देना है। तो यहाँ से तो ये भी OH निकल जाएगा, क्योंकि इधर भी क्या होगा, यहाँ पर ये क्या है एडिपिक अम्ल, तो यहाँ पर क्या होगा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, तो उसका H जाएगा, इसका OH चला जाएगा। इसी प्रकार से इसका H जाएगा और आने वाला एडिपिक अम्ल होगा उसका OH चला जाएगा, तो बन जाएगा H2 का निर्माण। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है नायलॉन 66 का, वो यहाँ पर मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, OH यहाँ से हट जाएगा तो बनेगा C++O, इसके बाद CH2 का होल 4, इसके बाद वापस से C++O और यहाँ पर बनता है NH, उसके बाद आता है CH2 का होल 6 और उसके बाद आता है फिर से NH। ठीक है, और ये बन जाएंगे N में और प्लस में आ जाएगा NH2O, क्या ये NH2O बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है नायलॉन 66 का, नायलॉन 66 का। तो मैंने आपको क्या बताया था, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और फॉर्मूले भी ये ऐसे नहीं है कि आपको रटना पड़े, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। ये क्या एडिपिक अम्ल है, तो अम्ल है तो इसमें CWS है, ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि CH2 का होल 4 COOH एडिपिक अम्ल हो गया, बात खत्म। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन की बात करें तो CH2 का होल 6 NH2 बात खत्म। ठीक है, जब इनको हम एक साथ रखते हैं तो इससे तो निकल जाता है OH, ठीक है OH निकल गया, और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से निकल जाता है H। तो OH और H मिलके H2 का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से भी आप OH को गायब कर दीजिए, ठीक है, और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से एक H को गायब कर दीजिए, तो निर्माण क्या होगा, यहाँ से OH हट जाएगा तो आएगा C++O, CH2 का होल 4, उसके बाद C++O, ये OH भी चला गया, ये H भी चला गया, तो जुड़ जाएगा सीधा NH के साथ, और CH2 का होल 6 सिंगल बॉन्ड NH, ठीक है, और ये H भी चला जाता है और लास्ट में बन जाते हैं NH2O। ठीक है, तो ये बन जाता है नायलॉन 66। इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका मैंने फॉर्मेशन आपको बता दिया कि इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। इसके उपयोग के बारे में हम बात करें, इसके हम यूजेस के बारे में बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है वो गियर बनाने में किया जाता है, बेयरिंग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, इसके अलावा रस्सियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ब्रश बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ब्रश बनाने में, और इसका उपयोग टायर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, कपड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और फाइबर बनाने यानी कि रेसे बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो नायलॉन 66 के इतने ही उपयोग आपको यूजेज आपको दे रखे हैं। ये आपको याद रखना है कि गियर बनाने में, बेयरिंग बनाने में, रस्सियाँ बनाने में, ब्रश बनाने में, टायर बनाने में, कपड़े बनाने में और फाइबर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपको नायलॉन 66 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये होता है नायलॉन 66। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं टेरिलिन के बारे में। ओके, एक बार ये रफ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट जो कृत्रिम रेशा है वो है टेरिलिन। क्या है टेरिलिन? तो आखिर टेरिलिन का निर्माण कैसे होता है? तो टेरिलिन का जो निर्माण होता है यह है टेरेथैलिक अम्ल तथा एथिलीन ग्लाइकोल के संघनन से प्राप्त होता है, संघनन से प्राप्त होता है। ठीक है,
तो टेरेथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल के संघनन से प्राप्त होगा। तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि टेरेथैलिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है COOH, और इसके साथ में एक बेंजीन बले आ जाती है, क्या आती है, बेंजीन बले आ जाती है, और वापस से होता है COOH। ये आपको याद रखना, ये होता है टेरेथैलिक अम्ल। और एथिलीन ग्लाइकोल के हम फॉर्मूले की बात करें तो ये आता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों साइड आता है OH। क्या आता है, दोनों साइड OH आता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, C डबल बॉन्ड O ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाता है OH, यहाँ से हटा दिया। ठीक है, इसको हम कैसे खोल के लिखेंगे, इसको हम खोल के लिखेंगे C डबल बॉन्ड O और ये आ जाता है OH। क्या आ जाता है, OH आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से तो H2 निकल जाएगा कि ये क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ये ग्लाइकोल है और ये है टेरेथैलिक अम्ल। ठीक है, तो एथिलीन ग्लाइकोल से जाता है OH और टेरेथैलिक अम्ल से जाता है H, तो इससे बनता है NH2O। इनकी बहुत सारे H2O बनते हैं क्योंकि क्या ये एक लग हैं, तो N जब टेरेथैलिक अम्ल और N जब एथिलीन ग्लाइकोल मिलते हैं, इनके संगमन से बनता है टेरिलीन। क्या बनता है, टेरिलीन। तो टेरिलीन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा आप देख लीजिए। यानी कि हमने क्या देखा कि टेरेथैलिक अम्ल से क्या गया, केवल H गया है, क्या गया, केवल H गया, तो इसका यहाँ से H निकाल दीजिए। इससे क्या गया, एथिलीन ग्लाइकोल से OH गया, तो इसका OH यहाँ से निकाल दीजिए। क्या बच जाता है, O C डबल बॉन्ड O। क्या बच जाता है, O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये कुछ नहीं है। ठीक है, और इसके बाद आती है बेंजीन बल है, ये हो गई बेंजीन बल है, यहाँ से C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर मिलता है हमें एक O और। ठीक है, और यहाँ से ये H हट जाता है और इससे ये OH हट जाता है, तो यहाँ पर बन जाता है CH2 और इससे भी ये OH निकल गया। तो ये देख लीजिए, ये बन जाते हैं N संरचना में, और प्लस में NH2O का निर्माण भी किया जाता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पॉली एथिलीन, इसको कहा जाता है पॉली एथिलीन टेरेथैलिक पॉलीमर, यानी कि बहुलक, यानी कि टेरिलीन। अब देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो कपड़ा में किया जाता है, कपड़ा बनाने में, रेसे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और चुंबकीय टेप बनाने में, फिल्म बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ नावों की पाल भी इससे बनाई जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूले में आपको क्या बताते हैं, टेरेथैलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है बेंजीन बले के एक साइड में COOH और दूसरी साइड में COOH। एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2 के साइड में OH और इधर भी OH, ये आपको याद रखना है। एथिलीन ग्लाइकोल से OH जाएगा, टेरेथैलिक अम्ल से H जाएगा। तो इनको आपको खोलना आना चाहिए कि जो C के साथ जब O जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, तो वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ये आपको इस प्रकार से याद रखना है कि C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O और OH, ये बीच में बेंजीन बल इसी प्रकार से रहती है। यहाँ से H जाता है, यहाँ से OH जाता है, तो H2O बन जाते हैं बहुत सारे, और ये इस प्रकार से लिखा जाता है। ये हो जाता है एथिलीन टेरेथैलिक पॉलीएथिलीन टेरेथैलिक पॉलीमर, यानी कि बहुलक। इसका उपयोग कपड़ा, रेसे, चुंबकीय टेप, फिल्म एवं नावों की पाल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब जो नेक्स्ट है वो है रेयॉन। क्या है, रेयॉन। ठीक है, तो रेयॉन के महीन चमकदार धागे होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, फाइबर होता है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, रेयॉन का निर्माण होता है कागज से। किसके, कागज से होता है। और कागज क्या है, एक सेलुलोस है, इनकी सेलुलोस का प्रकार क्या है, कागज है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, जब इस कागज को साफ करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के विलयन में इस कागज को भिगो के रखा जाता है, जिससे ये कागज कैसा हो जाएगा, साफ हो जाएगा। जब ये कागज साफ हो जाता है तो इसमें कार्बन डाई सल्फाइड यानी कि CH2, कौन सी गैस, इसमें CH2 गैस क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। CH2 गैस प्रवाहित की जाती है और विलयन बनता है सेलुलोस का, सेलुलोस का विलयन का निर्माण हो जाता है। और जब इस सेलुलोस के विलयन को जब महीन जाली में से निकाला जाता है, इनकी पतले पतले छिद्र में से निकाला जाता है। किसमें निकालते हैं, पतले छिद्रों में से निकालकर सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में छोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है, रेयॉन के पतले चमकदार धागे प्राप्त होते हैं।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी प्रोसीजर मैंने आपको क्या बताई थी। रेयन होता है वो जब कागजों को, बहुत सारे कागजों को भिगो कर रखा जाता है किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, तो कागज साफ हो जाते हैं। उसके बाद उस विलयन में कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CH2 गैस उसमें प्रवाहित की जाती है और इसके बाद यह जो हमें विलयन प्राप्त होता है वो सेलुलोज का विलयन प्राप्त हो जाता है। इस सेलुलोज के विलयन को जब महीन छिद्रों में से निकाल के H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है तो रेयन के पतले और चमकदार महीन धागे हमें प्राप्त हो जाते हैं। और रेयन का जो उपयोग किया जाता है वो वस्त्र बनाने में, कपड़ा बनाने में, धागे बनाने में और इसके साथ दरियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी हो जाते हैं। हमने किसके बारे में पढ़ लिया, टोटल जितने भी कृत्रिम रेशे हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया। पहले नायलॉन छाछा, उसके बाद हम पढ़ा टेरिलीन और उसके बाद हम पढ़ा रेयन। अब आते हैं प्लास्टिक के अंदर कि प्लास्टिक में कौन कौन से प्रोडक्ट का निर्माण होता है और किस प्रकार से होता है। ठीक है, एक बार मैं रफ कर देता हूं। ओके, अब नेक्स्ट जो कृत्रिम बहुलक में हम पढ़ने वाले हैं वो है प्लास्टिक। क्या है, प्लास्टिक। और प्लास्टिक के हम सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलीथीन के बारे में। पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन किस प्रकार से प्राप्त होता है, जब एथीन को उच्च ताप यानी कि हाई टेम्परेचर एवं हाई प्रेशर पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये सभी अणु मिलकर निर्माण करते हैं पॉलीथीन का। किसका निर्माण करते हैं, पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। तो हमको क्या करवाना है, एथीन के बहुलकीकरण से निर्माण होता है पॉलीथीन का। आपको याद रखना है कि एथीन के बहुलकीकरण से निर्माण होता है पॉलीथीन का। यानी एथीन क्या है, मोनोमर है, और पॉलीथीन क्या है, एक पॉलीमर है। तो इसकी रिएक्शन देख लीजिए। एथीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैंने आपको बताया था कि 2 कार्बन और 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, एथ प्लस इन यानी कि एथीन बन जाता है। लेकिन जब बहुत सारे एथीन मिलकर निर्माण करते हैं पॉलीथीन का, तो कितने एथीन होंगे, N एथीन होंगे, और इसका क्या होगा, बहुलीकरण होगा, इनकी पॉलीमराइजेशन होगा। और पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण की प्रक्रिया से क्या होता है, निर्माण होगा पॉलीथीन का। क्या, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को हटा देना है और सिंगल बॉन्ड आपको लगा देना है। तो ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इस प्रकार से ये इस प्रकार से बन जाएगा और नीचे आ जाएगा N, तो ये बन जाता है पॉलीथीन। कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड हटा देना है और दोनों साइड सिंगल बॉन्ड आपको लगा देने हैं। इसका उपयोग देखते हैं, इसके यूजेज कहाँ पर आते हैं। पॉलीथीन का जो उपयोग किया जाता है वो थैलियाँ बनाने में, मेनली इसका उपयोग किस में किया जाता है, थैलियाँ बनाने में। इसके अलावा सांचे से ढली वस्तुएं बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और पाइप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ट्यूब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसके यूजेज होते हैं। अब जो दूसरा प्लास्टिक है, दूसरा प्लास्टिक का प्रकार है वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या आएगा, क्लोरीन आएगा, क्लोराइड होता है। जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है ये कैसे प्राप्त होता है, यह है विनाइल क्लोराइड, यह विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से मिलता है, यानी कि पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ Cl। ये फॉर्मूला होता है विनाइल क्लोराइड का। तो बहुत सारे विनाइल क्लोराइड मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं, जब बहुत सारे विनाइल क्लोराइड मिल जाते हैं, यानी N विनाइल क्लोराइड मिल जाते हैं, और इसकी जब बहुलीकरण होता है यानी कि पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस होती है, तो इसके बाद निर्माण होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड हटा देना है और सभी सिंगल बॉन्ड आपको कर देने हैं। तो ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड, और नीचे आ जाएगा Cl। ठीक है, और लास्ट में लगाते हैं N, तो ये बन जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसके यूजेज देते हैं कि इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। इसके उपयोग किए जाते हैं पाइप बनाने में, फोनोग्राम जो बजाने वाला टेप होता है, फोनोग्राम के रिकॉर्ड बनाने में, जो गोल सी सीडी आती है बड़ी वाली, रिकॉर्ड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बरसाती कपड़े, मैंने आपको याद रखना है कि बरसाती कपड़े बनाने में इसका उपयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। इसके अलावा जूते बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।
थैले बनाने में ही इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ये होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड जो बनता है विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से। इसी प्रकार पॉलीथीन ये आपको याद रखना है कि बनता है एथीन के बहुलीकरण से। ओके, एक बार मैं रफ कर देता हूँ। ओके, जो तीसरा जो प्लास्टिक का प्रकार है वो है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल इसको कहा जाता है PAN यानी कि पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, तो ये कैसे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है विनाइल साइनाइड या फिर जिसे कहा जाता है एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से। ठीक है, तो विनाइल साइनाइड आपको याद रखना है। विनाइल का मतलब आपको हमेशा यही याद रखना है कि CH2 डबल बॉन्ड CH इसके साथ आएगा CN। यदि ये विनाइल क्लोराइड है तो CN के साथ में आ जाएगा Cl, और ये साइनाइड है तो आ जाएगा क्या, यहाँ पर CN आ जाएगा। तो ये जो केमिकल फॉर्मूलेशन होता है इसमें जब N लग जाता है तो बहुत सारे ये क्या होते हैं, एक्रिलोनाइट्राइल इसको कहा जाता है। यहाँ पर इसको कहा जाता है विनाइल साइनाइड इसको कहा जाता है। तो इसके बहुलीकरण से हमें मिलता है पॉलीविनाइल साइनाइड या फिर पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, यानी कि PAN हमें प्राप्त होता है। तो करना क्या, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड हटा देना है और दोनों साइड लगा देते हैं सिंगल बॉन्ड। तो बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और CN और सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा और नीचे लग जाएगा N। ये बन जाता है PAN यानी कि पॉली एक्रिलोनाइट्राइल इसको कहा जाता है। इसका जो मेन उपयोग किया जाता है वो बनाने में किया जाता है स्वेटर, जिससे क्या बनते हैं, ऊन होती है ना, ऊन। तो ऊन बनाने में जिसका उपयोग किया जाता है वही होता है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। इसके बहुत चमकीले क्या होते हैं, फाइबर होते हैं, जिसका ऊन का उपयोग कहाँ करते हैं, स्वेटर जर्सी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे रजाई गद्दे बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाता है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। और जो लास्ट चौथा जो प्लास्टिक है वो है पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन कैसे प्राप्त होता है? पॉलीस्टाइरीन प्राप्त होता है स्टाइरीन के बहुलीकरण से पॉलीस्टाइरीन प्राप्त होता है। ठीक है, स्टाइरीन का मतलब होता है C6H6 यानी कि बेंजीन होता है, लेकिन जब ये एक बंद से एक साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर आएगा C6H5। क्या आएगा, C6H5 आएगा, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड के साथ C6H5 आ जाता है। तो इसको कहा जाता है स्टाइरीन। क्या कहा जाता है, स्टाइरीन इसको कहा जाता है, या इसको हम कह सकते हैं विनाइल। मैंने आपको बताया था कि CH2 डबल बॉन्ड और CH के साथ कुछ भी आता है तो लगता है विनाइल, तो इसको हम कह सकते हैं विनाइल बेंजीन। क्या कह सकते हैं, विनाइल बेंजीन। तो ये कितनी हो जाती हैं, ये N मिलती हैं, तो निर्माण होता है बहुलीकरण से जब निर्माण होता है तो बनता है पॉलीविनाइल बेंजीन, या हम कह सकते हैं पॉलीस्टाइरीन। तो कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड हटा के दोनों साइड सिंगल बॉन्ड लगा देने हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड के साथ CH और ये बन जाता है C6H5 और नीचे लगा देते हैं N। तो ये होता है पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं पॉलीविनाइल बेंजीन। क्या कह सकते हैं, पॉलीविनाइल बेंजीन में उसको कहा जा सकता है। इसका जो उपयोग होता है, इसके जो यूज होते हैं मेन वो किए जाते हैं बोतल के ढक्कन बनाने में, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर के कैबिनेट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेटर के कैबिनेट। ठीक है, और इसका उपयोग किया जाता है टाइल्स बनाने में, इसका उपयोग किया जाता है टाइल्स। और चाय के कप बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और पैकिंग के कुछ सामान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाते हैं सभी के सभी आपके प्लास्टिक। क्या हो जाते हैं, सभी के सभी आपके प्लास्टिक हो जाते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया था पॉलीथीन एथीन के बहुलीकरण से मिलता है, पॉलीथीन एथीन के बहुलीकरण से। उसके बाद हमने पढ़ा था पॉलीविनाइल क्लोराइड जो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से मिलता है। उसके बाद हम पॉली एक्रिलोनाइट्राइल जो एक्रिलोनाइट्राइल यानी कि
यानी कि विनाइल साइनाइड के पॉलीकेट से मिलता है, और हमने पढ़ा पॉलीस्टाइरीन यानी कि स्टाइरीन के पॉलीकेट से मिलता है, जिसे कहा जाता है विनाइल बेंजीन। ठीक है, ये सारे हो जाते हैं प्लास्टिक। अब लास्ट टॉपिक है वो है संश्लेषित रबड़। क्या? संश्लेषित रबड़, यानी कि हमको पढ़ना है कि जो सिंथेटिक रबड़ हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। अब तक हमने केवल नेचुरल रबड़ पढ़ी थी, ये एक बार मैं रफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है संश्लेषित रबड़ यानी सिंथेटिक रबड़। ठीक है, तो सिंथेटिक रबड़ होती है वो दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी? एक तो होती है ब्यूना एस, आपको याद रखना है ये ब्यूना से इसको लिखा जाता है, इसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ब्यूना एस। और दूसरी होती है वो होती है ब्यूना एन। ब्यूना एस होती है वो किससे निर्मित होती है? ये है ब्यूटाडाइइन, और इसके साथ में आता है स्टाइरीन। क्या था? स्टाइरीन। तो एस है यहाँ पर ब्यूना एस, ये किसका नाम लिया गया है? स्टाइरीन से लिया गया है। ठीक है, और हम बात करते हैं ब्यूना एन की, तो ये होगा ब्यूटाडाइइन तो आएगा ही, और इसके साथ में आता है एक्लोनाइट्राइल यानी कि विनाइल साइनाइड। ठीक है, अभी आपको बताया था। तो इससे हमें दो प्रकार की रबड़ प्राप्त होती है, ब्यूना एस और ब्यूना एन। और इसकी प्रक्रिया क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। तो इसमें क्या होता है कि 2,3-डाईमेथिल एवं 1,3-ब्यूटाडाइइन को जब CO2 के साथ इन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में? उपस्थिति होगी यहाँ पर उत्प्रेरक की, किसी कैटालिस्ट की, उत्प्रेरक की उपस्थिति होगी, जिसका नाम क्या है? सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह क्रिया करवाई जाती है। तो जो हमें रबड़ प्राप्त होती है वो होती है संश्लेषित रबड़, यानी कि सिंथेटिक रबड़ का निर्माण होता है। ठीक है, जिसका जो नाम दिया गया था वो दिया गया था ब्यूना। क्या नाम दिया गया था इसका? ब्यूना नाम दिया गया था, ब्यूना इसका नाम दिया गया था, जहाँ से जो ब्यू आता है, BU, ये आता है ब्यूटाडाइइन से, जबकि जो ना दिया गया है Na, ये उत्प्रेरक सोडियम से लिया गया था। किससे? सोडियम से लिया गया था। तो मैंने आपको 2,3-डाईमेथिल 1,3-ब्यूटाडाइइन को जब CO2 के साथ उत्प्रेरक सोडियम की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया करवाई जाती है तो संश्लेषित रबड़ का निर्माण होता है, जिसे ब्यूना नाम दिया गया था, जिसमें BU यानी ब्यूटाडाइइन से लिया गया था और ना यानी कि सोडियम से लिया गया था। ठीक है, तो ये हो जाती है संश्लेषित रबड़। मैं आपको 2,3-डाईमेथिल के बारे में पहले भी बता चुका था। ये क्या है? एक केमिकल फॉर्मेशन है, इसको आप लिख भी सकते हो किस प्रकार से बनाना है। यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर दे रखा है ब्यूटा, यानी कि 4 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन। क्या दे रखा है? डाईइन दे रखे हैं, 2 इन आने चाहिए। कौन से पे? एक तो पहले पे आएगा और एक तीसरे पे आएगा, एक पहले पे आ गया और एक तीसरे पे आ गया। ठीक है, और हमको क्या करना है कि 2,3-डाईमेथिल यानी कि दूसरे कार्बन पर आएगा मेथिल, तो एक कार्बन पर लगा दिया मेथिल, और तीसरे कार्बन पर आएगा मेथिल, तो यहाँ पर भी हमने लगा दिया मेथिल। तो क्या ये अभिक्रिया है? तो क्या ये जो फॉर्मेशन दे रखा है, क्या ये फॉर्मूला दे रखा है, ये संतुलित है? तो इस कार्बन के साथ 2 3 और 4 बंध बन जाते हैं, इस कार्बन के साथ 2 और 1 3 4 बंध बन जाते हैं, और इस कार्बन के साथ यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ पर आएगा CH2, और यहाँ पर भी आएगा CH2। ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, यही फॉर्मूला होता है 2,3-डाईमेथिल 1,3-ब्यूटाडाइइन का। क्या? 2,3-डाईमेथिल 1,3-ब्यूटाडाइइन का। मैंने आपको जब एल्किन और एल्काइन के नामकरण मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से कराए थे। यदि आपने एल्किन के नामकरण की क्लास ली है और आपको आता है, आपने समझा है, तो आप इस फॉर्मूले को आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इस नाम से आप इस फॉर्मूले में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका संश्लेषित रबड़ कंप्लीट हो जाता है। इसके उपयोग, इसके यूजेज भी मैं आपको बता देता हूं कि इसके यूजेज भी क्या होने वाले हैं। तो रबड़ का जो संश्लेषित रबड़ है, इसका उपयोग किया जाता है पाइप बनाने में, इसका उपयोग किया जाता है तेल की टंकियां बनाने में, इसका उपयोग होता है तेल की टंकियां। इसके अलावा पेट्रोल के नल बनाने में भी इसका उपयोग होता है, जूतों के तले बनाने में भी इसका उपयोग होता है, जूतों के तले। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण उपयोगों के जो मेन यूज है उनके बारे में आपको याद रखना है कि पाइप यानी कि टायर ट्यूब बनाने में भी इसका उपयोग होता है, टायर ट्यूब।
टायर ट्यूब बनाने में इसका उपयोग होता है, तेल की टंकियां बनाने में इसका प्रमुख उपयोग होता है। इसके साथ साथ पेट्रोल के नल और जूतों के तले बनाने में भी इस संश्लेषित रबड़ का उपयोग होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर नंबर 8 ये कंप्लीट हो जाता है। और हमने जो केमिस्ट्री पार्ट है यानी कि रसायन विज्ञान है वो भी आज कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने आपको बायोलॉजी कंप्लीट करवा दिया 1 से 4 चैप्टर, और 5 से 8 चैप्टर के बीच में है केमिस्ट्री, वो भी आपको कंप्लीट करवा दी है। अब अपना क्या है, कल होगा फ्राइडे, तो फ्राइडे को मैं आपको बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री टोटल टेस्ट लेने वाला हूँ, तो अच्छे से तैयारी कर लेना ऑलरेडी। ठीक है, और उसके बाद जो अपना स्टार्ट होगा मंडे से हम स्टार्ट कर देंगे फिजिक्स। क्या, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, जिसमें चैप्टर नंबर 9 है प्रकाश यानी कि लाइट। इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, समझाऊंगा, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं समझता हूं कि आपको केमिस्ट्री पार्ट में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो हमने रेगुलर किया था कि हमने केमिस्ट्री के यानी कि आवर्त सारणी के 1 से 30 तक के तत्वों को मैंने आपको रोज रोज लिख के बताया था, तो वो तो आपको अच्छे तरह से रट गए होंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए कि केमिस्ट्री को हमने बहुत अच्छी तरह से कर लिया, बायोलॉजी हमने अच्छी तरीके से कर ली, तो आपको समझ में भी आगे होगी। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, यदि किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है, तो करना क्या है, वीडियो को बार बार आपको रिवाइज करना है। ठीक है, और मैं लाइव सेशन तो आपका ले रहा हूँ। यदि आपको कोई भी और प्रॉब्लम है तो मुझे आप लाइव चैट में कमेंट करके बता सकते हैं, या किसी भी वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को, और सैटरडे संडे की अपनी होगी छुट्टी। लेकिन उससे पहले क्या है, फ्राइडे, तो उसका होगा आपका टेस्ट। तो आपको अच्छे से तैयारी करके आनी, पहला चैप्टर से और लास्ट 8 चैप्टर तक आपको मैं टेस्ट देने वाला हूं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा। मैं समझता हूं कि आपने जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी की है, यानी कि हर एक क्लास को अटेंड किया है, बार बार रिवाइज किया है, तो उनको वो अच्छे से आने चाहिए, कि हर एक क्वेश्चन उनसे निकलना चाहिए। ठीक है, यदि जिन लोगों की अभी तैयारी नहीं है या उन्होंने बहुत से चैप्टर से वो रिवाइज नहीं किए, तो उनके पास टाइम है, आराम से कल आपका टेस्ट होगा इसी समय, तो आप अच्छे से तैयारी करके आएंगे और मुझे भी बताएंगे कि आप लोगों ने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो आज का सेशन अपन यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, जो होगी एक टेस्ट सेशन के रूप में। तब तक को क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जो अभी अभी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में आपको बेल आइकन भी दबा देना है, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन अपडेट आपको अवेलेबल हो सके। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके, ताकि जो बच्चे अभी तक पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जिन तक मतलब उनको यही पता नहीं है कि उनको ऑनलाइन स्टडी कैसे करनी है, कहां से पढ़नी है, ठीक है, तो उनकी हेल्प कीजिए, उनकी मदद कीजिए, और उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। और यह एक जरिया है कि आप शेयर करके ही दूसरों की मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपसे केवल यही उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करोगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे और शेयर करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और शानदार तरीके से अपने घर पर बैठकर पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, मिलते हैं अपने टेस्ट सेशन में।